हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने इनकम टैक्स सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल में एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। तो अगर आप लोग सेमेस्टर्स के एग्जाम में हो या फिर अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में होने वाला है तो दोनों ही एग्जाम के आपका ये वीडियो एकदम सफिशियंट रहेगा, इस बात की 100% गारंटी है दोस्तों। ठीक है, चलो इनकम टैक्स का आज अपना एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हम लोग। ठीक है, अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा इनकम टैक्स होता क्या है। ठीक है, तो इनकम टैक्स समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आपके सामने मैं आपको बताऊंगा टैक्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, टैक्स का मतलब ये होता है कि देखो, टैक्स का मतलब होता है कि वो कंपल्सरी पेमेंट, यानी कि जो पैसा हमको कंपल्सरी तौर पे गवर्नमेंट को देना पड़ता है, यानी कि द मनी विच इज कंपल्सरी पेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो पैसा जो कि कंपल्सरी हमको सरकार को देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, उसको बोलते हैं टैक्स। अब ये देखो, टैक्स का मतलब कि पैसा हमको कंपल्सरी है कि गवर्नमेंट को देना है। क्यों देना है? क्योंकि गवर्नमेंट उसी पैसे से देश को चलाएगी, देश को रन करेगी। ठीक है, डिफेंस के ऊपर खर्च करेगी, पुलिस के ऊपर खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया टैक्स, क्योंकि किसी भी देश को चलाने की टैक्स देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों टैक्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। टैक्स आपका होता है दो टाइप का, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम लोग जो इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, इनकम टैक्स एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है जी, ओके। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका एग्जांपल होता है जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। ठीक है, तो एक हम आपको बेसिक सा डिफरेंस बताते हैं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। अगर दोस्तों डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो ये वो टैक्स होता है जिसके ऊपर लगता है उसी को देना पड़ता है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, यानी कि इस टैक्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि जिसके ऊपर लगा है कोई ज़रूरी नहीं कि वही दे, वो कोई और भी दे सकता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको डिटेल में समझ में आने लगेगा। देखो, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद की होती हैं, उसको हम पहले बताएंगे तो आपको शायद उतना समझ में ना आए, बट जब हम लोग आगे पहुँचेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, यानी कि एक कहानी की तरह ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब दोस्तों चलो हम लोग पढ़ते हैं अब अपना इनकम टैक्स। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि आपका जो इनकम टैक्स यहाँ पे है, ठीक है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि भैया इनकम टैक्स कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ देगा आपसे, जहाँ जहाँ आपसे एग्जाम में पूछेगा वहाँ वहाँ मैं आपको एकदम हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। ठीक है, इट इज़ अ प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के ये एक तरीके से रेवेन्यू का काम करता है कि भैया गवर्नमेंट को पैसा मिलता है ना, सरकार टैक्स लगाएगी, लोगों से पैसा वसूलेगी, तो सरकार को क्या होगा? रेवेन्यू, यानी कि इनकम होगी ना। ठीक है, द गवर्नमेंट नीड मनी, सरकार को पैसा चाहिए होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ कंट्री, देश के अंदर कानून ना बिगड़े, कानून को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, देश के हित के लिए, देश के सिक्योरिटी के लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है, फॉरेन पावर से अपने आप को बचाने के लिए, देश के लोगों के भलाई के लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है। सरकार पैसा टैक्स के नाम पे वसूलती है जनता से। ठीक है, सिंस आवर गवर्नमेंट इज विडेड टू सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो सोशलिस्ट पैटर्न पे बिलीव करती है, यानी कि देश की जनता के ऊपर ज़्यादा सोचती है। ठीक है, इट इज़ अ फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट सच वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसीलिए देखते होगे गवर्नमेंट बहुत सारे डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम्स है, जैसे कि आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, तो ये सब योजना की सरकार को पैसा चाहिए होता है, तो उस योजना में भी पैसा इसी जगह से जाता है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम्स आते हैं, डेवलपमेंट चीज़ें आती हैं, इसका मेन मकसद क्या है कि जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, इसको कम किया जा सके। ठीक है, अब दोस्तों और दिस रिक्वायर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड फ्रॉम वेरियस सोर्स, इसके लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ओके, ये सोर्सेज क्या क्या होंगे? एक होगा डायरेक्ट सोर्स, एक होगा इनडायरेक्ट सोर्स। तो हम लोग को इनकम टैक्स में केवल डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ना है, इनडायरेक्ट के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। तो यानी कि गवर्नमेंट के दो सोर्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स बीइंग अ डायरेक्ट टैक्स, ये क्या होता है? एक डायरेक्ट टैक्स होता है। इज एन इंपॉर्टेंट टूल, ये टूल भी है टू अचीव बैलेंस्ड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, इकोनॉमी क्या बोलते हैं? एक तराजू की तरह है। ठीक है जी,
इसको अगर बैलेंस करना है तो हमको टैक्स लगा के क्या करना पड़ता है, जो अमीर हो गए उनसे पैसा वसूलना होता है देश सरकार को, एंड गरीबों के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम की मदद से खर्च करना होता है, ठीक है। ओके, तो ये जैसे कि गवर्नमेंट क्या कहती है, आपको कंसेशन देती है, सब्सिडी देती है, इंसेंटिव देती है डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है। गैस खरीदते होगा ना, सब्सिडी मिलती होगी आपको, तो सरकार कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने के लिए अमीर और गरीब के बीच में टैक्सेस का यूज़ करती है। तो इसलिए इसको एक टूल कहा गया है, जिस टूल की मदद से बैलेंस रखने की कोशिश की गई है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया भैया कि हाँ चलो इनकम टैक्स क्या होता है, बेसिकली एक डायरेक्ट टैक्स होता है, टैक्स क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों अब इनकम टैक्स का मतलब थोड़ा सा और समझियो। इनकम टैक्स यानी कि वो टैक्स जो अब इंसान को अपनी इनकम पे देना होता है। अगर एक इंसान ने इनकम कमाई है, वो इनकम चाहे जहाँ से कमाई हो, मतलब नहीं है, अगर कुछ लिमिट के ऊपर, यानी कि अगर एक लिमिट बताई गई है इनकम टैक्स के अंदर, इस लिमिट से ऊपर आप पैसा कमाते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कहोगे सर वो लिमिट कितनी है, तो अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट लिमिट बताई गई है। यानी कि जैसे आप इंसान हो, जैसे आपकी इनकम होगी, अगर आप कंपनी हो, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो, अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप की इनकम बताई गई है और इनकम की लिमिट भी अलग है, ठीक है। उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। यानी अगर आपने लिमिट से ऊपर पैसा कमाया तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, जो कि आपको सरकार को जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे आते हैं। हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स किसको पे करना होता है, तो एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द मिनिमम टैक्सेबल लिमिट। यानी कि हर कोई इंसान, जो भी कोई भी पर्सन है जिसकी टैक्सेबल इनकम, यानी कि उसकी इनकम अगर पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्सेबल लिमिट, यानी कि जो भी टैक्स का लिमिट बताया गया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर सरकार ने कह दिया कि 5 लाख रुपए इंडिविजुअल की टैक्स लिमिट है, एग्जाम्पल जो 3 लाख कर देते हैं इसको, सरकार ने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल इंसान है और 3 लाख रुपए तक अगर वो कमाता है तो उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 3 लाख के ऊपर कमाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आपने पिछले साल प्रीवियस ईयर में क्या किया है, जिससे आपने इनकम कमाई है, अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए है और आपकी लिमिट कितनी है 3 लाख की, यानी कि आपने 3 लाख से ऊपर कमाया है, तो आपको बचे हुए 1 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो हर वो इंसान जिसकी टैक्सेबल इनकम पिछले साल मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है करंट फाइनेंशियल ईयर में, यानी पिछले साल की इनकम पे। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएं, जिस साल हम लोग इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल इनकम टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। यानी कि पिछले साल की इनकम पे जिस साल टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एवरी पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम प्रीवियस ईयर में एक्सीड करती है, यानी कि ज़्यादा हो जाती है टैक्सेबल लिमिट से, उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है करंट ईयर में। इस करंट ईयर को क्या बोलोगे, असेसमेंट ईयर बोलोगे, ठीक है जी, ओके। एंड कितने परसेंट से, जितना रेट उस समय चल रहा होगा करंट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, ओके। 5%, 10%, 20%, जो भी चल रहा होगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, हिस्ट्री ऑफ द इनकम टैक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भैया पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इनकम टैक्स इन इंडिया, यानी कि इनकम टैक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से इनकम टैक्स आया, हर चीज़ यहाँ पे आपको बताने में जा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इन इंडिया दिस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिया में सबसे पहले इनकम टैक्स की शुरुआत कब हुई थी। तो भैया इंडिया में सबसे पहले इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में बाई सर जेम्स विल्सन। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि सबसे पहले इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 ईयर के अंदर, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जेम्स विल्सन, इन ऑर्डर टू मीट द लॉसेस सस्टेन बाय गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ म्यूटनी इन 1857। भैया जो भैया मिलिट्री की वॉर होती थी, जंग होती थी, उस जंग में भैया पैसा खर्च होता था, उस पैसे की यूज़ करने के लिए, यानी उस पैसे को पाने के लिए सरकार ने पहली बार 1860 में जेम्स विल्सन ने इंडिया में टैक्स लगाया था, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इन 1886 अ सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास, 1886 के अंदर अलग से इनकम टैक्स एक्ट को पास किया गया। देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है 1860 वाला, ठीक है, जिसमें आपको यानी कि सबसे पहले कब लगाया गया था और करंट में कौन सा चल रहा है। इसके बीच में देखो हुआ क्या था ना कि इनकम टैक्स के बहुत सारे एक्ट बनाए गए, यानी कि एक एक्ट बनाया गया, उसमें कुछ कमी थी, फिर उसमें चेंज किया, दूसरा बनाया गया, फिर चेंज किया गया, फिर चेंज किया गया, फिर चेंज किया गया, तो बीच में बहुत बार चेंज हुआ है। तो सारे चेंजेस को हमको नहीं पढ़ना है, हमको बस क्या पढ़ना है, जो
सबसे पहले था और सबसे करंट में जो है, तो सबसे पहले आपका कौन था 1860 में, और ये जो आपका है ना ये आपको नहीं पढ़ना 1886 वाला, लेकिन ध्यान रखो कि 1886 के अंदर अलग से इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया था, ठीक है। ये एक्ट 1917 तक लगा रहा विद वेरियस अमेंडमेंट्स एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अमेंडमेंट का मतलब होता है समय समय पे इस पर बहुत सारे चेंजेस किए गए इस एक्ट के अंदर 1886 वाले में। इन 1918 अ न्यू इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास, फिर 1918 में अलग से एक नया इनकम टैक्स का कानून पास किया गया, बाद में इसको फिर से बदल के 1922 से चेंज कर दिया गया, ठीक है। द एक्ट रिमेन्ड इन फोर्स अप टू द असेसमेंट ईयर 1961 से लेकर 62 तक, यानी कि 1961-62 तक ये कानून चलता रहा, ठीक है। द इनकम टैक्स एक्ट 1922 हैड बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी 1922 वाला जो इनकम टैक्स का कानून था बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, यानी कठिन था, इतना कठिन बना दिया कि लोगों को समझ में नहीं आया था। ऑन अकाउंट ऑफ इनन्यूमरेबल, इतना चेंजेस, यानी कि कोई चीज़ को बना के उसमें इतना चेंज कर दो कि हौच पौच हो जाए चीज़ें, समझ में ना आए कि क्या करना है किस चीज़ के साथ में, ठीक है। तो दोस्तों द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयरफॉर रिफर्ड इट टू लॉ कमीशन इन 1956 विद अ व्यू टू सिंप्लीफाइंग एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन। तो सरकार ने बोला, सरकार ने क्या किया, लॉ कमीशन के पास गए, कहा कि भैया हमको टैक्स को जो नियम बनाया गया उसको आसान करना है एंड ऐसा बनाना है कि टैक्सेस की चोरी को रोक सकें, टैक्स इवेजन, यानी कि जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उसको रोका जा सके एंड सिंप्लीफाई कर सकें टैक्स के नियमों को, जो कि कठिन बनाया गया था 1922 में, ठीक है। द लॉ कमीशन एक कमीशन था, कमिटी कह लो, यानी कि एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप, ठीक है। इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की सितंबर 1958 में, बट इन द मीन टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमिटी, यानी कि एक कमिटी बैठा दी, ठीक है। सरकार ने इसी बीच में एक कमिटी बैठा दी टू सजेस्ट मेजर टू मिनिमाइज द इनकन्वीनियंस टू एसएससी एंड प्रिवेंट इवेजन ऑफ टैक्सेस, यानी कि जो भी समस्याएं एक एसएससी को होती हैं। अब कहोगे सर ये एसएससी कौन होता है? एसएससी हम लोग उसको बोलते हैं जो टैक्स पे करता है, यानी कि एसएससी उस बंदे को बोल सकते हो जो कि वो टैक्स पे करता है। तो सरकार ने एक मीन टाइम में एक कमेटी बना दी, उस कमेटी का काम क्या था कि वो ये पता करे कि एक एसएससी को क्या क्या दिक्कत आती है एंड टैक्स इवेजन को हम लोग कैसे रोक सकें, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। दिस कमिटी सबमिटेड, उसने अपनी रिपोर्ट 1959 में सबमिट की इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। फाइनली इनकम टैक्स एक्ट 1961 वॉज पास्ड। तो फाइनली आज के टाइम पे जो इनकम टैक्स चल रहा है वो 1961 वाला है। कौन सा है? 1961 वाला। आपको समझ में आ गया होगा, ओके ठीक है दोस्तों। तो अब आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज़ बीन ब्रॉट इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ये पास तो 1961 में हो गया था, लेकिन इसको लागू होते होते 1962 हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चे को ध्यान नहीं आता। 1961 में कानून तो पास हो गया, लेकिन इसको फोर्स में, यानी कि कब से ये चालू हुआ? 1962 में। एंड दोस्तों ये जो इनकम टैक्स है ये एक्सटेंड टू होल इंडिया, पूरे इंडिया पर लागू होता है, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, यानी वहाँ पे भी ये लागू होता है। उसके बाद से 1962 के बाद से इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं। हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी पूछता है कि चाहिए कमिटी रिपोर्ट, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो ये कमिटी रिपोर्ट किससे? इनकम टैक्स से रिलेटेड है, एग्जाम में आपसे पूछ देगा, ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ठीक है, तो ये आपको आ गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पास किया गया था एंड ये फोर्स में कब है? 1962 के अंदर, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स को चार्ज करने का प्रोसीजर क्या है, यानी किससे कितना टैक्स वसूलना है, कितना टैक्स लगाना है, किसके ऊपर टैक्स लगाना है, पूरा प्रोसीजर यहाँ पे आपको बताया जाए। इसका सेक्शन नंबर 4 है, यानी कि सेक्शन 4 में बताया गया है कि बेसिस यानी कि किस आधार पे टैक्स लगाते हैं और प्रोसीजर क्या होता है टैक्स लगाने का किसी के ऊपर भी। सबसे पहले इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स चार्ज ऑन इनकम, यानी कि एक साल आप इनकम कमाओगे उसके बाद आपका टैक्स लगता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एनुअल टैक्स कहा गया है इनकम के ऊपर, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो हम लोग प्रीवियस ईयर में इनकम को कमाते हैं, किस साल कमाते हैं? प्रीवियस ईयर में इनकम को कमाते हैं, उसको असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस साल टैक्स पे करते हैं, और प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल इनकम कमाते हैं, ठीक है। एंड असेसमेंट ईयर में जितना परसेंटेज चल रहा होगा, यानी कि जितना रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से ही हम लोग टैक्स पे करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी बताए गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर देने जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टैक्स रेट है यानी कितना % से टैक्स लगेगा, इसको कौन डिसाइड करता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर साल हमारे देश में फाइनेंस एक्ट में चेंज होता है और उसमें बताया जाता है कि कितना इस साल टैक्स लगेगा, ठीक है।
टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन डिफाइंड इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, यानी कि इस सेक्शन के अंदर जिसको जिसको पर्सन घोषित किया गया है कि ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, टैक्स इज चार्ज ऑन टोटल इनकम, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैक्स जो है टोटल इनकम पे लगता है। अब बच्चे कहेंगे सर ये टोटल इनकम क्या होती है? एक होती है ग्रॉस टोटल इनकम, तो ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, तो अभी हम बताएंगे आपको आगे बताएंगे। तो टैक्स किस पे चार्ज होता है? टोटल इनकम में चार्ज होता है हर एक इंसान के। ठीक है, ओके। तो अब ये टोटल इनकम होती क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, तो बस ये याद रखो कि टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट अ सोर्स ऑफ इनकम पेड इन एडवांस एज प्रोवाइडेड अंडर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट अ सोर्स ऑफ इनकम और पेड इन एडवांस। अगर आप कोई एडवांस में इनकम टैक्स कोई पेमेंट करते हो तो एडवांस में ही उसका टैक्स कट जाता है। किसी को अगर आप इनकम एडवांस में दोगे तो उसका टैक्स भी एडवांस में कट जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों द टोटल इनकम इज कंप्यूटेड, किसी भी इंसान की टोटल इनकम को गिनने के लिए हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। अब कहोगे सर ये रेसिडेंशियल, अब देखो सिटीजनशिप एक अलग बात है, सिटीजनशिप होना, किसी देश का सिटीजन होना अलग बात है और किसी देश का रेसिडेंट होना अलग बात है। यानी कि एक इंसान हो सकता है कि सिटीजन हो बट रेसिडेंट ना हो सकता हो कि रेसिडेंट हो बट सिटीजन ना हो। तो एक इंसान के ऊपर कितनी टैक्स लगेगी ये डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे। अब ये क्या होता है, ये अपने आप में एक चैप्टर है भैया। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना थर्ड है, तो हम थर्ड चैप्टर में समझेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। बस इतना समझ जाओ कि एक इंसान की टोटल इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके स्टेटस के हिसाब से कि वो भैया रेसिडेंट है कि नहीं है, उसके हिसाब से टैक्स उस पर लगता है। और एक इंसान की इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा आपका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आपका है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा आपका है कैपिटल गेन, पांचवा आपका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि एक इंसान की जो इनकम होती है उसको 5 हेड में बांटा गया है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि एक इंसान की इनकम टैक्स के हिसाब से कितने कैटेगरी में डिवाइड की गई है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी कि जब भी आपका इनकम टैक्स आपको पे करना होगा ना तो आपको सरकार को बताना होगा कि आप कितने जगह से इनकम पाते हो। यानी कि आपको क्या कहीं नौकरी करते हो आपको तनख्वाह मिलती है ये बताना पड़ेगा, आपने किसी घर को किराए पे दिया हुआ है, क्या आपका कोई बिजनेस है जहाँ से आपको गेन हो, या फिर आप किसी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो तो वहाँ से आपको पैसा आता है, या आपको कोई कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि आपने किसी एसेट्स को बेच ही दिया, उसमें आपको गेन हो गया। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स का मतलब होता है आपने कहीं लॉटरी जीती है, केबीसी आप जीत गए भैया, ठीक है, हॉर्स रेस हो गया, गैम्बलिंग हो गया, तो यानी जितनी भी अदर इनकम होती है वो अदर सोर्स में आ जाती है। यानी कि किसी भी तरीके से अगर आपको इनकम होती है तो ये समझ जाओ आपको उसके ऊपर टैक्स देना ही देना है। तो भैया इनकम टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंसान की 5 हेड की इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपका आ गया। ठीक है, फॉर कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एसएससी द टैक्स पेपर बाय हिम फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड। तो कुछ प्रोसीजर को फॉलोड करते हैं, तो ये आपको अभी उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अभी हमारे आगे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो भैया अब पढ़ने जाए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। समझ जाओ कि फर्स्ट चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से आपको सेकंड चैप्टर समझ में आएगा। फर्स्ट चैप्टर नहीं समझोगे सेकंड चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब इनकम टैक्स के कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहला आपका फीचर है इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? मैंने आपको पहले बताया था, इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, मतलब कि पेड बाय द पर्सन हु बियर द टैक्स, जिसके ऊपर लगता है उसी को देना पड़ता है, कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, दूसरा दोस्तों ये एक सेंट्रल टैक्स है। सेंट्रल का मतलब होता है ये लगाती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वसूलती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, लगाती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वसूलती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। बहुत काम का चीज़ आपकी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर दोस्तों टैक्स किसके ऊपर लगता है? टोटल इनकम के ऊपर लगता है, टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। तो पूछेगा एग्जाम में कि इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है? टोटल इनकम पे लगता है। ठीक है, टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम। एंड टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से। ठीक है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, फिर दोस्तों टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट, यानी कि एक इंसान की एग्जेम्प्टेड लिमिट, यानी कि कुछ लिमिट तक आपको टैक्स नहीं पे करना। अगर आप उस लिमिट से ऊपर कमाओगे तभी आपको टैक्स पे करना है, तो वो आपको मैं लिमिट बताने जा रहा हूँ। यानी कि कुछ
अमाउंट तक आपको टैक्स नहीं पे करना, उसके ऊपर पैसा कमाओगे तभी आपको टैक्स पे करना होता है। तो टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट जो देखते हैं, तो भैया अगर आप इफ़ इनकम एक्सीड टैक्स एग्जेम्प्ट लिमिट इनकम टैक्स इज इम्पोज, अगर आपकी इनकम इस लिमिट से ऊपर जाती है तभी आपके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, यानी कि 2023-24 असेसमेंट ईयर का कितना परसेंटेज टैक्स है, ये एक्चुअल है, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, कानून ने बताया हुआ है, ठीक है। चलो, अगर आप इंडिविजुअल हो, कौन हो, इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल के अंदर अगर आप हो सीनियर सिटीजन, क्या हो, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन का मतलब हो एंड रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि आप इंडिया के रेसिडेंट भी हो। अब रेसिडेंट बनते कैसे हैं ये बाद में बताएंगे, अभी बस इतना समझ जाओ कि अगर आप कोई इंडिविजुअल हो, सीनियर सिटीजन हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इंडिविजुअल हो, सीनियर सिटीजन हो, इंडिया के रेसिडेंट हो, जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल से कम है। कितनी है, 60 साल से ज़्यादा, 80 साल से कम है, यानी कि आप इंडिया में हो, इंडिविजुअल हो, सीनियर सिटीजन हो, एज आपकी 60 साल से ज़्यादा है, 80 साल से कम है, तो आपका जो एग्जम्पशन लिमिट है वो है 3 लाख रुपए का, यानी कि 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 3 लाख से ऊपर कमाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो समझ में आ गया कि अगर कोई इंसान इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, इंडिया का रेसिडेंट है, उसकी एज 60 साल से ज़्यादा है, 80 साल से कम है, तो उसका टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट कितना है, 3 लाख रुपए है। अब अगर दोस्तों आप इंडिविजुअल हो एंड आप दोस्तों क्या हो, सुपर सीनियर सिटीजन, ये सुपर सीनियर सिटीजन क्या होता है बताएंगे अभी आपको, जो कि इंडिया का रेसिडेंट है एंड दोस्तों आप क्या बोलते हैं, आपकी एज क्या है, 80 साल से ज़्यादा है, मोर देन 80 ईयर, तो आपका जो लिमिट है वो कितना है, 5 लाख रुपए, यानी कि आप इंडिविजुअल हो एंड आप सुपर सीनियर सिटीजन, यानी कि आपकी एज क्या है, 80 साल से ज़्यादा है, तो 5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एग्जम्प्टेड लिमिट 5 लाख रुपए तक है, कितनी अच्छी बात है। अब दोस्तों अगर आप कोई अदर इंडिविजुअल हो, HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, यानी कि एक नॉर्मल इंसान जैसे कि मैं क्या हूँ भैया, सिंपल 60 साल से कम हूँ, तो यानी कि मैं किस में आ गया, इंडिविजुअल में आ गया। और HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोगों का ग्रुप, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो इनकी जो लिमिट है वो है 2.5 लाख रुपए, यानी कि अगर मैं 2.5 लाख से ऊपर कमाऊंगा तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। कितने % से वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। अगर कोई फर्म है, कंपनी है, लोकल बॉडी है, तो इनकी कोई एग्जम्प्टेड लिमिट नहीं है, यानी कि जितना भी कमाएंगे उसके ऊपर इनको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि कोई अगर फर्म है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म है, अगर कोई कंपनी है या फिर कोई लोकल बॉडी है, तो इनका कोई भी एग्जम्प्टेड लिमिट नहीं होता, जितना कमाएंगे उतने ऊपर इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने बताया 3 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख रुपए, ये एग्जम्प्टेड लिमिट है, यानी कि छूट की लिमिट है। अगर 2,51,000 कमाएंगे ना तो 1,000 के ऊपर हमको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, ये हो गया आपका। अब दोस्तों इनकम टैक्स क्या है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है, पूछेगा एग्जाम में कि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है कि मिनिमम टैक्स है कि रिग्रेसिव टैक्स है कि डिक्रीजिंग टैक्स है कि इंक्रीजिंग टैक्स है, तो कौन सा टैक्स है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ता जाएगा, यानी कि आपकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा आपके ऊपर टैक्स लगेगी। तो टैक्स इज नॉट इम्पोज एट अ सेम रेट ऑन अ टोटल इनकम, यानी कि किसी भी सेम रेट से टैक्स नहीं लगता। ये मत सोचो कि सबको 5% से ही टैक्स देना होगा, 6% से ही देना होगा, ठीक है। सबका क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स का लिमिट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मिनिमम एग्जाम में पूछता है कि इनकम टैक्स में मिनिमम कितना % टैक्स है, तो मिनिमम टैक्स 5% का है, मैक्सिमम टैक्स 30% का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा। इनकम टैक्स के अंदर मिनिमम टैक्स कितना है, 5% का है, मैक्सिमम टैक्स कितना है, 30% का। एग्जाम में पूछेगा आपसे, ठीक है। अब दोस्तों फर्म इनकम आय टैक्स, जो फर्म होती है उसकी इनकम के ऊपर टैक्स 30% से लगता है। कंपनी की जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स 15% से लगता है, और 22% से 25% से 30% से विच एवर इज एप्लीकेबल। आप देखो कहोगे सारे कि कंपनी के ऊपर 15%, 22, 25, 30, भैया जितनी इनकम होगी कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन से हिसाब से 15, 22, 25, 30 जिस भी कंडीशन में कंपनी आएगी उसके हिसाब से टैक्स उसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। चलो अब छठवां है सरचार्ज। ये सरचार्ज क्या होता है समझते हैं, ठीक है। सरचार्ज को देखते हैं, तो सरचार्ज इज इम्पोज ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। सरचार्ज रेट आर एज फॉलोज। दोस्तों देखो इनकम टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स के ऊपर, यानी कि मान लेते हैं कि आपका इनकम टैक्स आ गया 10,000 रुपये, ठीक है। आपकी इनकम कितनी भी थी, 10,000 टैक्स आ गया, तो आपको इसके ऊपर जो, यानी कि आपका टैक्स है, इसके ऊपर जो आपको टैक्स देना पड़ता है उसको बोलते हैं सरचार्ज। क्या बोलते हैं जी, सरचार्ज बोलते हैं। यानी कि सरचार्ज एक टाइप का टैक्स ही है, लेकिन देना पड़ता है इनकम टैक्स के ऊपर, ठीक है जी।
दिखाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल आपको एक बार अच्छे समझा भी देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर समझाए हैं कि एक इंसान की जो इंडिविजुअल है उसकी लिमिट कितनी है भैया, 2.5 लाख रुपये है, ठीक है। 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक इंसान ने क्या किया, 5 लाख कमाया, कितना कमाया, 5 लाख कमाया, ठीक है। तो यानी कि 2.5 लाख पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो बचा हुआ 2.5 लाख उसके ऊपर टैक्स देंगे। तो 1 लाख का 5% 5,000, 2 लाख का 5% 10,000 एंड 2.5 लाख का कितना हो गया, 12,500 रुपये, यानी कि 12,500 का टैक्स लग गया। तो ये क्या है, टैक्स है, ठीक है, ये आपका टैक्स है। इस टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सरचार्ज। क्या बोलते हैं जी, सरचार्ज, ठीक है। तो अब कोई इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, तो उसका 10% इफ टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख, अगर आपकी इनकम यानी कि अगर आप कोई इंडिविजुअल हो, यानी कि जैसा मैं हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, AOP हो, BOI हो, तो आपके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है बट आपकी इनकम 1 करोड़ से कम है। यानी कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो 10% का टैक्स लगेगा। 15% का टैक्स लगेगा अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ से कम है। 25% का ये टैक्स नहीं है, ये सरचार्ज है। ये क्या है, आपका सरचार्ज है आपका, ठीक है, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है। तो 25% लगेगा अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ से कम है। 37% का सरचार्ज लगेगा अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, यानी कि इसके ऊपर है, इसके ऊपर, ठीक है। फॉर फर्म, अगर कोई फर्म है तो 12% अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आप कोई डोमेस्टिक कंपनी हो तो 7% अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड करता है 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम, एंड 12% अगर आपका इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा होगा। देखने में बहुत कठिन लगा होगा बट एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सा है दोस्तों, एक बार आपको फिर से हम बता देते हैं क्योंकि थोड़ा सा हौच पौच हो गया यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर एक इंसान है, उसकी इनकम 2.5 लाख रुपये है तो कोई टैक्स नहीं देना, उसने कमाया 5 लाख रुपये तो 2.5 पे तो कोई टैक्स ही नहीं है, बचे हुए 2.5 लाख पे लगेगा 5%, ठीक है। तो 5% कितना हो गया, 12,500 रुपये, यानी इसको ये टैक्स देना है। इस टैक्स के ऊपर वो कितना सरचार्ज देगा। अगर एक इंसान है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, उसकी इनकम 10% इफ टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख। अब यहाँ तो मेरा इनकम में कितनी 5 लाख है, यानी हमको कोई भी सरचार्ज नहीं देना है, ठीक है। इनकम जब 50 लाख से ज़्यादा होगी और 1 करोड़ से कम होगी तब हमको देना है कितना, 10%। कितना देना है, 10%। समझ आ गया, ये नहीं कि दे दोगे तुरंते। सरचार्ज कब देंगे, जब इनकम 50 लाख से ज़्यादा होगी और 1 करोड़ से कम होगी तब 10% है। वही इनकम 15% से 15% देंगे अगर इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ से कम है। वही सरचार्ज 25% हो जाएगा अगर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ से कम है। और वही सरचार्ज 37% हो जाएगा अगर इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है। ये केवल इनके ये है, ठीक है। और दोस्तों फर्म के ये 12% हो जाएगा अगर इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, और डोमेस्टिक कंपनी के ये 7% हो जाएगा अगर इनकम 1 से ज़्यादा है, 10 से कम है, और 12% अगर इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया होगा। अब दोस्तों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये सेस क्या होता है, सेस। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। देखो अगर आपका टैक्स कितना है, 12,500 रुपये, ठीक है। इसके ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा, 0, ठीक है, यानी 12,500 प्लस 0 कुछ नहीं, उतना ही हो गया। इसके ऊपर जो लगेगा उसको बोलते हैं क्या, सेस, यानी कि टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेस बोलते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। तो दोस्तों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एग्जाम में पूछा हुआ है कि भैया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना % है, 4% है, ठीक है जी, ओके। तो और SSC, कोई भी SSC है उसको हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम पे सेस देना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं 4% आपका है, इसको याद रखना, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, यानी कि इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज को इंक्लूड करो, इसके ऊपर जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको सेस देना पड़ता है, ठीक है जी, ओके। अब टैक्स बर्डन, टैक्स इज इम्पोज एट अ प्रोग्रेसिव रेट। टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव रेट से होता है, इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ता जाएगा। ऑफ इंडिविजुअल HUF, देयरफॉर रिच पर्सन बियर मोर टैक्स, अमीर इंसान ज़्यादा टैक्स पे करेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बनता है। इनकम टैक्स इज इम्पोज एंड रिकवर्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का जो काम करता है किसके अंदर काम करता है, CBDT के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो आपके एग्जाम में पूछ देगा CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है,
ओके अब एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिकवर्ड बाय गवर्नमेंट इज एलोकेटेड अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आता है, एंड स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी कि सरकार ये डिसाइड करती है कि कहाँ पे सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट गिवन एनी शेयर, स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता इनकम टैक्स में, ठीक है जी, यानी कि पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। ओके आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों, ये आपका टॉपिक यहाँ पे आपका खत्म होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, होप कि आपको अभी तक एक एक चीज़ आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।